Hello students. Today we are going to start our next topic in the carbon and its compounds chapter. But before we starting the next lecture, that let us take a brief preview on the previous lecture. What we have earlier studied in this chapter, that what is the occurrence of carbon, what is the bonding in the carbon, what is the covalent bond, what is the single covalent bond, what is the double and trivalent bond, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी पिछले लेक्चर के अंदर कर रखी है। ओके और किस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स और सारे एटम्स जो है वो किस तरह से किसके साथ मर्ज्ड होके क्या बनाते हैं। और आज हमको बात करनी है भाई साहब कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि भाई जो हाइड्रोकार्बन है उसमें दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज द unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons are connected with the single covalent bond, while the unsaturated hydrocarbons are connected with the double covalent bond or the triple covalent bonds. Okay, ये बात कर ली थी हम लोगों ने, पर हमको ये पता लगाना है कि अभी ये जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किसी के साथ भी अटैच हो तो वो कौन सी लिंक के साथ किस तरह से अटैच होते हैं। ओके तो बात हम ये कर रहे थे कि जो कार्बन के जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड किए उसमें वो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किस किस के साथ जुड़ सकते हैं। ओके अब ये बात पहले हम लोगों को जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है वो किस किस के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्लाइड यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जनरली क्या होता है कि हमारे ये जो हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने फॉर्म्ड किए वो बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के ग्रुप्स के अंदर जो है वो जुड़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 5 टाइप्स के कार्बन फॉर्मुलेशंस के अंदर जुड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है हमारा, उसका नाम है हमारा कि जो है उसको कहते हैं हम लोग हेलो। ओके एक है हमारा हेलो। ओके इसके अंदर क्या आ जाता है, जनरली हमारा जो है क्लोरो या तो फिर ब्रोमाइन जो होता है वो इसके साथ हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़ते हैं। तो ये हेलो जो है इसका एक केमिकल फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, जो कि जनरली हम लोग सीखे ही हुए हैं, जिसको हम लोग क्लोरीन कह सकते हैं। क्योंकि क्लोरो ब्रोमाइड, ये क्लोरीन है इसके अंदर, ब्रोमाइन है इसके अंदर, इसके साथ साथ मेरा क्या जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन का कंस्ट्रक्शन जुड़ेगा। अब हाइड्रोकार्बन का कंस्ट्रक्शन मतलब कि अभी हमने देखा था ना, CH4 हो गया, CH2 हो गया, C2H4 हो गया, ये सारे क्या हो गए, मेरे हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म्ड हो गए, जो कि जनरली क्या होते हैं, मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है। ओके ये सारे क्या है, ये सारे जो है, ये सारे के सारे जो है वो मेरे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स मान लो कि ये हेलो के साथ जुड़ गए। फिर दूसरा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स। ओके दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन वो मेरा जुड़ सकता है अल्कोहल के साथ। किसके साथ जुड़ सकता है, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल का कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, उसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है उसको हम कहते हैं OH। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। मतलब कि मेरा मान लो कि CH4 अगर अल्कोहल के साथ कनेक्ट हो गया तो वो क्या बनाएगा, मतलब कि मान लो मीथेन है तो अगर वो OH के साथ कनेक्ट हो गया तो वो बनेगा मीथेनॉल। ओके क्योंकि ये अल्कोहल है इसकी वजह से। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। मतलब क्लोरीन के साथ मीथेन अगर कनेक्ट हो गया तो वो बनाएगा मेरा क्लोरोमिथाइन या तो फिर क्लोरोमिथेनाइल बनाएगा। ओके इसी तरह से अल्कोहल हो गया। अब मेरा थर्ड जो है, वो थर्ड मेरा क्या है, वो है मेरा आल्डिहाइड। क्या है, आल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ C, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जो है वो सिंगल कोवेलेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवेलेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो है वो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ओके अब आल्डी मतलब कि अगर मैं CH4 को आल्डिहाइड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा, कोई भी होगा उसका आल्डिहाइड बनाएगा। ओके
अब उसी तरह से मैं फोर्थ ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने अल्कोहल किया, अल्डिहाइड किया, उसी तरह से फोर्थ है, उसका नाम है कीटोन। अब कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है यहाँ पर सी डबल कोवेलेंट बॉन्ड विथ ओ। ओके, सी डबल कोवेलेंट बॉन्ड विथ ओ। और फिफ्थ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसमें दो चीजें आ गई भाई, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन तो आया, OH का मतलब होता है अल्कोहल। तो आप इसी तरह से देख सकते हो कि अल्कोहल के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करूंगा तो वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन को जोड़ दूंगा तो वो कोई भी एक एसिड बना देगा। मतलब कि मान लो कि इसके साथ मैंने मीथेन को अटैच कर दिया यहाँ पर CH4, इस तरह से डैश C डैश OH और डबल डैश कोवेलेंट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इस तरह से मैंने कुछ भी कनेक्ट कर दिया तो वो बनाएगा मेरा मीथेनोइक एसिड। तो पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ये 5 जो नाम हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ही बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल मैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को कनेक्ट करने के लिए करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहला है हैलाइड या तो फिर हेलो ग्रुप, जिसके अंदर जनरली क्या करते हैं हम लोग कि भाई क्लोरीन ब्रोमीन और एटसेट्रा जो होते हैं उसको मैं मान लो कि कोई भी मीथेन के साथ या तो फिर इथेन के साथ कनेक्ट कर दूं। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर CH3 को कनेक्ट किया है Cl के साथ, तो ये बन गया मेरा क्लोरोमीथेन। ओके, उसी तरह से मैंने C2H5 यानी कि इथेन को कनेक्ट किया है ब्रोमीन के साथ, तो वो बनाएगा मेरा ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है हेलो ग्रुप में क्या होता है। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कि समझ में आ जाए। ओके, सेकंड जो है वो मेरा है, अरे एक सेकंड, नहीं अभी कलर तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, तो दूसरा एक कलर लेना पड़ेगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। ओके, तो दूसरा ग्रुप जो है मेरा वो है मेरा अल्कोहल। अब अल्कोहल में जनरली क्या होता है OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से कनेक्ट करते हैं हम लोग। पर जब भी हम कोई भी का हाइड्रोकार्बन को कनेक्ट करेंगे तो उसके पीछे नेम में लास्ट में OL लग जाएगा, यानी कि ऑल लग जाएगा। मतलब मीथेन होता होगा तो वो अगर अल्कोहल के साथ कनेक्ट होगा तो वो बन जाएगा मीथेनॉल। ओके, उसी तरह से अगर इथेन होगा तो वो बन जाएगा इथेनॉल। उसी तरह से एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला है डैश CHO, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था उस तरह से। तो जैसे ही अगर मैं मेरे मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, इस तरह के सारे जो हाइड्रोकार्बन है उसका अटैचमेंट अगर एल्डिहाइड के साथ करूंगा, एल्डिहाइड भाई साहब के साथ, तो वो एल्डिहाइड भाई साहब क्या लगा देंगे, नाम के पीछे लगा देंगे आल। आल जो कन्वर्जेशन है वो जो लगा देते हैं वो लगा देते हैं हाइड्रोकार्बन के पीछे। तो मतलब कि मीथेन हो गया तो मीथेन के बीच में अगर मैं डैश CHO लगा दूं तो वो बन जाएगा मेरा मीथेनाल। उसी तरह से अगर मैं इथेन के पीछे ये फॉर्मूला लगा दूं तो वो बन जाएगा इथेनाल। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। पहले देखो अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लग गया, OL लग गया, मतलब मीथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया। उसी तरह से एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड के लिए जैसे ही हाइड्रोकार्बन उसके साथ जुड़ गए तो आल लग गया। उसी तरह से मीथेन मतलब मीथेनाल हो गया, इथेन मतलब इथेनॉल हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भैया होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जैसे ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ेगा, जैसे ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ेगा उसके वजह से वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कोई भी एसिड। और उस एसिड के पीछे हम लोग लगाएंगे ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड हम लोग लगाएंगे, मतलब तो मीथेन है तो वो मीथेन, सिंपल ही आप सोचो अपने दिमाग से, मीथेन के पीछे मेरे को क्या लगाना है, ओइक एसिड, तो वो बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। उसी तरह से क्या इथेन होगा तो इथेन बनेगा इथेनोइक एसिड। तो सोच रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही कोई भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है वो बना देता है कोई भी एसिड को। ओके,
अभी आप लोग दिमाग में सोचो कि अगर ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसी तरह से कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन आप लोग ले लेते हो तो वो हाइड्रोकार्बन के पीछे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोसेस करवाते हो तो वो बन जाएगा ओइक एसिड। ओके, उसी तरह से अगर आप प्रोपेन को ले लेते हो और अल्डिहाइड के साथ प्रोसेस करवाते हो तो क्या बनेगा, प्रोपेनाल बन जाएगा। ओके, उसी तरह ब्यूटेनॉल बन जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल के साथ प्रोसेस करवाओगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से प्रोसेस होगी। अब लास्ट जो है हमारा वो है कीटोन। अब कीटोन का जो फॉर्मूला है, अगर मैं किसी को डैश सीओ के साथ अटैचमेंट कर देता हूँ, कोई भी हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ये जो भी हो गए सारे हाइड्रोकार्बन हो गए, उसमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन को मैं अगर कनेक्ट कर देता हूँ कीटोन के साथ साथ तो वो मेरे पीछे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन के पीछे लग जाएगा ऑन, यानी कि प्रोपेन होगा तो लग जाएगा प्रोपेनॉन। उसी तरह से ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉन। उसी तरह से अगर मान लो मीथेन होगा तो मीथेनॉन। उसी तरह से इथेन होगा तो इथेनॉन। इस तरह से जो है वो सारी की सारी प्रोसेसेस होती है पांचों के पांचों ग्रुप्स के अंदर। ये हो गए मेरे फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो फिर से एक बार बात करते हैं। हालो, यानी कि अगर मैं किसी भी चीज के पीछे अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रोसेस इसके साथ करवाऊं तो वो इसके पीछे क्या लगा देगा, फिर से जो समझो यार, जो आंसर दो, तो वो लगा देगा क्लोरीन लगा देगा, तो उसका वजह से वो बन जाएगा क्लोरो मीथेन, या तो फिर ब्रोमो मीथेन इथेन, कोई भी लग जाएगा। ओके, इसके आगे लगेगा क्लोरो या तो फिर ब्रोमो। उसी तरह से अल्कोहल है तो वो ऑल लग जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ऐसे ही है। ओके, ऑल लगा देगा वो, यानी कि प्रोपेन होगा तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। आल्डिहाइड है उसमें वो क्या लगा देता है, आल्डिहाइड में वो लगा देता है, यहाँ पर देखो आल्डिहाइड के अंदर वो लगा देता है डैश एल, यानी कि आल लगा देता है। ओके, आल, यानी कि प्रोपेन होगा तो प्रोपेनाल, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनाल। कीटोन जो है वो लास्ट वाला था ना, उसके वो यहाँ पर पहला है, उसके अंदर हम लोग लगा देंगे ऑन, यानी कि प्रोपेन होगा तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉन, इथेन होगा तो इथेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या लगाएगा, ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड, यानी कि इथेन होगा तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन। अब ये सारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई साहब यहाँ दिख रहा है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करके अपने बुक के अंदर लिख लेना है, क्योंकि इसमें से अगर एक मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीटोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। आल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लिखना पड़ेगा डैश सी एच ओ या तो फिर डैश सी ओ, यहाँ पर भी लिखोगे डैश सी ओ ओ एच। ओके, ये सारे जो है इसके साथ साथ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि डैश सी ओ ओ एच, इसको लिखोगे डैश सी ओ, इसको लिखोगे डैश सी ओ एच। ओके, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं होमोलॉजस सीरीज के अंदर। अब होमोलॉजस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वो सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, यानी कि सिर्फ जिसके जिसके अंदर सिर्फ एक CH2 का ही गैप हो, बीच बीच में CH2 का ही गैप हो, उस तरह की सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, होमोलॉजस सीरीज कह सकते हैं, जिसके अंदर CH2 का गैप हो। यहाँ पर देखो मीथेन में CH4 है, इसके अंदर मैं CH2 प्लस करूँ, प्लस CH2 करूँ तो कार्बन के दो हो जाएंगे, तो C2H4 के दो, H4 है उसमें दो बढ़ा दूँ तो H6, तो वो बन जाएगा इथेन। उसके अंदर प्लस CH2 कर दूँ तो वो बन जाएगा प्रोपेनॉन। उसके अंदर प्लस CH2 कर दूँ तो वो बन जाएगा मेरा ब्यूटेन। उसके अंदर प्लस CH2 कर दूँ तो वो बन जाएगा मेरा पेंटेन। तो इस तरह से जो हो गए भाई साहब, पांच हमारे हो गए। अब पांचों के आप लोग लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म्ड में। आपकी बुक के अंदर सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग दी गई है कि भाई अलग अलग फॉर्मुलेशंस क्रिएट किए गए हैं, तो आप उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। अब सिंपली बात करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया कि होमोलॉजस सीरीज जो है वो क्या है। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंपाउंड का, जो क्या क्रिएट करती है, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप्स। ओके,
यानी कि इसके अंदर दो सारे के सारे क्या कहते हैं कंपाउंड्स के बीच में जो है हमारा दो दो CH2 का ही गैप है इसकी वजह से। ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है। चार केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की, चार केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को जनरली स्टडी करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली है कंबस्शन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन, थर्ड है हमारी एडिशन और फोर्थ है हमारी सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों को स्टडी करनी है। अब भैया बात करते हैं हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है कंबस्शन। So carbon compounds burn in the oxygen to form a water, carbon dioxide, heat and light. So if suppose we are doing a combustion process with carbon, also we are doing the process with oxygen, then this creates the heat and light in the form of the its products. Okay, if we react carbon with oxygen, it makes the carbon dioxide, heat and light. तो इसका मतलब इसका combustion हुआ, combustion यानी कि ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हुई, और कॉम्बस यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हुई उसने क्या क्रिएट किया, हीट भी क्रिएट किया और लाइट भी क्रिएट की। ये प्रोसेस जो है ना कंबशन और फ्यूल वाली, वो आपको 8th स्टैंडर्ड के अंदर पता थी कि भाई कंबशन क्या होता है जनरली। ओके, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करवाए और रिएक्शन की वजह से अगर हीट जनरेट हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंबशन कहते हैं। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करवाई तो इट क्रिएट्स द हीट एंड लाइट। ओके, अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है मेरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर जनरली क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स जो है उसके अंदर अल्कोहल्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना इतना भी आसान नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग उसको साथ साथ में गर्म भी करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इथेनॉल लिया है यहाँ पर, इथेनॉल यानी कि C2H5, उसका मतलब इथेन है, और इथेन के साथ में OH को अगर कनेक्ट कर दूंगा तो वो बन जाएगा इथेनॉल। ओके, अब जो ये इथेनॉल भाई साहब है, वो इथेनॉल भाई साहब की मेरे को किसके साथ प्रोसेस करवानी है, उसके मेरे प्रोसेस करवानी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, वो होते हैं ऑक्सीजन भाई साहब। अब ऑक्सीजन भाई साहब में हम लोग किसको लेंगे, ऑक्सीजन भाई साहब में हम लोग लेंगे अल्कलाइन KMnO4, और साथ ही साथ में उसको गर्म भी करेंगे इथेनॉल को। और जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा इट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट होगा, यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो और बढ़ जाएगा, और जैसे ही एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा तो वो बनाएगा COOH, और COOH जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला फॉर द इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन की कि भाई अगर ये जुड़ जाता है तो वो कोई भी एसिड क्रिएट कर लेता है। ओके, अब हम देखते हैं एडिशंस रिएक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में। अब एडिशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है जनरली कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि कौन, तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जो जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर की बात है, उसके अंदर अगर रिएक्शंस होता है वो कब रिएक्शन होता है, जब इट ई अंडरगो रेडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। मतलब कि अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, और कभी करवाते हैं तो वो करवाते हैं निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। कैटालिस्ट यानी कि जो भी प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए वर्क करते रहते हैं वो, अगर कोई प्रोसेस चल रही है और मैं उसको फास्ट बनाने के लिए काम कर दूं बीच में तो वह बन जाऊंगा उसका कैटालिस्ट। ओके, क्योंकि मैंने वो प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए हेल्प की है। तो वो निकल और पैलेडियम जो है वो इन दोनों की प्रोसेस करवाने के लिए फास्टली काम करते हैं, और वो जैसे ही कैटालिस्ट की फॉर्म में वो करवाएंगे प्रोसेस तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो थे वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे भाई।
ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, आपको इसको लिख भी सकते हो यहाँ पर देखो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन इज मेक निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट एंड मेक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरह के पूरी की पूरी प्रोसेस को आप याद रख सकते हो, एक एग्जांपल ले सकते हो, एक एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, और ये जो हाइड्रोजन जो भाई साहब जुड़े हैं ना, अभी अभी किसके साथ जुड़े हैं, तो अभी C2H4 के साथ यानी कि इथेन के साथ जुड़े हैं। तो जैसे हाइड्रोकार्बन भाई साहब जो हाइड्रोजन भाई साहब जो इथेन के साथ जुड़े हैं, इस वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, उसको कहूँगा मैं हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन की साथ जुड़ने वाली प्रोसेस को मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर है वो डेफिनेशन याद रख लेना, 1 मार्क के अंदर पूछी जा सकती है। हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट addition process of hydrogen with the unsaturated carbon to form the saturated hydrocarbon, it is called as the hydrogenation। लास्ट प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन की वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जनरली क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं टू फॉर्म दी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब प्रोडक्ट्स बनानी है और वो भी सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए उसको सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के नीचे जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मीथेन का, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, पर बहुत सादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोसेस का इस्तेमाल होता नहीं है। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स के फॉर्म के लिए कैटालिस्ट भी लेना पड़ता है और बहुत सारी रिएक्शंस के प्रोसेस करवानी पड़ती है। तो ये प्रोसेस जो है वो रिएक्शन करता है, काम करता है। इस तरह से अगर मैं काम करवाना चाहूँ तो वो काम ज़रूर करता है, पर इसका जो है प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाता है। ओके, सब इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, तो इसके अंदर जो है वो एक इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है। दो चीज़ों के बारे में भैया हमको स्टडी करनी है। अब इथेनॉल भाई साहब जो है, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज जो है उसका तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब भी हम लोग इसको इथेन के साथ ये अल्कोहल को कनेक्ट करेंगे, इथेन भाई साहब के साथ साथ जब मैं अल्कोहल को कनेक्ट कर दूंगा, वो क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। तो मेरा इथेन का फॉर्मूला है C2H5 और इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि OH, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड भाई साहब को। और जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब मेरे को तो मालूम है कार्बो अभी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर मैंने देखा था कि जैसा ही मैंने हाइड्रोकार्बन को अटैच किया किसी अल्कोहल के साथ, इट मेक्स अ अल्कोहल। Okay, and it creates the OL into the last name, it gives the last name into the OL structure। Okay, इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विथ अ प्लेजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग टेस्ट। ये जो है वो कलरलेस लिक्विड है भाई, और प्लेजेंट स्मेल देता है, मतलब इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कभी कभी नहीं कर सकते। ओके, बर्निंग टेस्ट जो है इसका, इट इज सॉलेबल इन वाटर, यानी कि पानी के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाता है। इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। अब सोडियम के साथ रिएक्शन करने की वजह से वो दो चीज़ों को क्रिएट करता है, जिसमें एक चीज़ है सोडियम इथोक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन। यानी कि अभी मेरे को जब भी हाइड्रोजन गैस बनाना होगा तो मैं ये रिएक्शंस करवा के हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर सकता हूँ, या तो फिर मैं सोडियम इथोक्साइड को बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ द हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। अब मेरे को इथीन बनाना है। ओके, इथेन नहीं है भाई, ये जो है वो इथीन है। तो मेरे को जो है इथेनॉल में से अगर मैं कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रोसेस करवाऊँ, सो इट मेक्स द इथीन एंड वाटर, H2 यानी कि वाटर। सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोगों को लगती है वो इसके यूजेस है। इसके जो यूजेस है हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, एक तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर, एक करते हैं इसको सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और एक करते हैं हम लोग मेडिसिन ऑफ टिनिक्चर, आयोडीन, कॉप सिरप, टॉनिक्स, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉप सिरप और टॉनिक्स। ये तीन चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ओके, उसी तरह से अब इथेनोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज जो है उससे पहले हम लोग देखते थे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मैं जब भी मीथेन सॉरी इथेन को मैं जैसे ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच करूंगा, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच करूंगा, इट मेक्स द एसिटिक एसिड और इट इज मेक द इथेनोइक एसिड।
ओके, अब मेरे को पता है COOH जो है, COOH जो है वो किसका है फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ओके, तो इसको मैंने किसके साथ अटैच किया है, CH3 यानी कि इथेन के साथ। तो इट मेक्स द इथेनोइक एसिड। अगर वो फंक्शनल ग्रुप वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा तो दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इथेनोइक एसिड जो है वो भी कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल है और सोर इन टेस्ट। इट इज सोलेबल इन वाटर है, पानी के अंदर घुल मिल जाता है। सॉल्यूशन जो है वो 5 to 8% इथेनोइक एसिड वाटर इज कॉल्ड दी विनेगर। विनेगर आप लोग जो बोलते हो ना, उसके अंदर जो है वो इथेनोइक एसिड होता है 5 to 8% के कॉन्सेंट्रेशन में। एस्ट्रिफिकेशन है, वो एस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर जनरली क्या होता है, तो हमारा जो इथेनोइक एसिड है वो प्रोसेस करवाता है इथेनॉल के साथ और बनाता है हमारा इथेन इथाइल इथेनॉइट, बराबर से इथाइल इथेनॉइट जो है वो बनाता है और साथ ही साथ में वो पानी भी बनाता है। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर इज कॉल्ड द इसर्टिफिकेशन। ये जो है वो एस्ट्रिफिकेशन है वो एस्ट्रिफिकेशन यानी कि एस्टर, एस्टर यानी कि रबर बनाने की बात। रबर जो है वो इस तरह से बनता है। सैपोनिफिकेशन यानी कि सोप बनाने की बात। तो व्हेन एन ईस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म, द रिएक्शन इज कॉल्ड द सैपोनिफिकेशन। यहाँ पर है दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। ईस्टर बनाने की रिएक्शंस को हम कहेंगे ईस्टरिफिकेशन, और कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रोसेस को हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर इथाइल इथेनॉइट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस करवाऊंगा, वो दो चीज़ें बनाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या बनेगा, वो बनेगा सबसे पहली चीज़ इथेनॉइक, यहाँ पर है, यहाँ कहाँ पर था, ओके, वो बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है वो क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा बनाएगा अल्कोहल। ओके, ये है ना C2H5OH, ये क्या है, हमारा अल्कोहल है। या तो इसको क्या बोल सकते हो, इथेनॉल बोल सकते हो। उसी इथेनॉल को मैं फिर से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस करूंगा, इट मेक्स अ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो इस तरह से सारी की सारी जो रिएक्शंस है वो होती है इथेनोइक एसिड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैपोनिफिकेशन और स्ट्रिफिकेशन जो है वो कभी कभी पूछी जाती है 1-2 मार्क्स के अंदर, तो ये लर्न करके रखना यहाँ पर। ओके, लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब सोप्स क्या है, सो सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सोप्स जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जो जनरली क्या होते हैं, सोडियम स्ट्रेटेट होते हैं। ओके, यानी कि सोडियम स्ट्रेटेट यानी कि इसमें कार्बन के 17 जो है वो एटम्स जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो सॉप मॉलिक्यूल्स का किस तरह का है कुछ, a soap molecule has a two part, a long hydrocarbon part which is hydrophobic यानी कि water repelling and soluble in oil and grease, and short ionic part which is called the hydrophilic यानी कि water attracting। दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, कहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट, और एक दूसरा पार्ट है आयोनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो वाटर रिपल करता है, और हाइड्रो आयोनिक पार्ट जो होता है यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। क्लेंजिंग किस तरह से होता है सोप के अंदर, तो सोप जैसे ही पानी के अंदर डिजोल्व होता है, इट फॉर्म्स द स्फीयरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द मिसल्स। वो मिसल्स जो होते हैं वो सॉप मॉलिक्यूल्स को रेडियली अरेंज्ड करते हैं इनटू द HC पार्ट टवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, एंड द आयोनिक पार्ट इज आउटसाइड द। यानी कि क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, ओके, और यहाँ से जो होते हैं वो रिपल करने की ट्राई करते रहते हैं। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो कोई भी दाग होता है वो धीरे 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 करके क्या करते रहता है, यहाँ से निकलते जाता है। कभी कभी कपड़ा धोते हो ना, तो कभी पता होता है कि भाई कपड़ा धोने में क्या होता है कि धीरे धीरे जो दाग लगा हुआ होता है ना वो धीरे धीरे करके साफ होता है। मतलब यहाँ मैं ड्रॉ करता, तो मतलब पूरा का पूरा दाग है ना, तो वो पहले धीरे धीरे इस तरह से फैलेगा, फिर पूरा का पूरा फैलेगा, और फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि सोप हमने लिया, तो सोप का जो है कंसंट्रेशन क्या है कि भाई वो यहाँ से वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा, धीरे धीरे करके पूरे दाग को वो है जो वो बाहर की साइड खींचते खींचते ले जाएगा। ओके, इस तरह से।
हमारा जो टॉपिक है लास्ट वो है डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनिक एसिड. सोप्स डू नॉट वॉश वेल एंड हार्ड वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. कभी कभी हम लोग सोप से काम नहीं करते, डिटर्जेंट से काम करते हैं. क्यों? क्योंकि सोप जो होते हैं वो जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं. इसके अंदर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेंट्स होते हैं जो कभी कभी डिजोल्व नहीं हो पाते पूरे के पूरे वाटर के अंदर. सो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट्स का. ओके, और वो अच्छी तरह से पानी में मिक्सअप हो जाते हैं और फिर इसका इस्तेमाल हम लोग दाग या फिर कपड़े की सफाई के लिए करते रहते हैं. डिफरेंस जो है सोप्स और डिटर्जेंट्स का वो यहाँ पर है कि सोप्स जो है वो जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड है, जबकि डिटर्जेंट्स जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है. सोप्स जो है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर क्लीन बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर. डिटर्जेंट्स क्लीन वेल इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. हो गया जनरली जो है हार्ड वाटर के अंदर सोप्स अच्छे से काम नहीं कर पाते. सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स के जितना वो अच्छे से काम नहीं कर पाते. सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन. नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड causes the pollutions are the detergents. These are the basic difference between the soaps and detergent. सो दैट्स इट फॉर टुडे. यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म करते हैं हम लोग. बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और पूरे के पूरे मार्क्स आप चैप्टर में से कवर कर सकते हो. इसलिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बहुत ही हार्ड. जनरली इथेनॉल इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक याद रखनी पड़ेगी आपको, और वो भी एक्सप्लेन की है. जब भी समझ में ना आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करो. अगर समझ में ना आए तो अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गया है तो अभी आप वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हो, पर लेक्चर देखना कंपलसरी है. लेक्चर दिखा करिए. ओके, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो यहाँ पर होगी, शायद स्कूल में ना हो, शायद स्कूल में हो यहाँ पर ना हो. ओके, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone. We will meet in the next lecture.